हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय यूपी पुलिस के पेपर आ चुके हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और जो एसएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉन्ग मेथड मतलब अच्छे तरह से बताएंगे। जो यूपी पुलिस वाले बंदे होंगे वो अपने हिसाब से चीजों को छाट लेंगे, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, और बाकी यूपी पीसीएस वालों के लिए भी ये बेटर है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? यदि हम पहले सिंधु की बात करें तो कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग से। ठीक है, सिंधु नदी चेमा युंगडुंग से एक झील है, वहां से निकलती है। ये कहाँ पड़ती है? तो ये तिब्बत में पड़ती है। पहली बात, इसको याद कैसे रखेंगे? तो कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा होता है कि सिंधु नदी मानसरोवर से भी निकलती है, कहीं कहीं चेमा युंगडुंग भी लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है, सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, बहुत गहरी है, सदाबहार है, बहुत पानी है इसके अंदर। तो जब भी ये चलती है तो चमचम करके और युंगडुंग यानी डुंग डुंग करके चलती है। तो ऐसे याद रख लेना। तो कैसे चलती है? चेमा जो छमछम करके चलती है और युंगडुंग करके चलती है, और ये भारत में प्रवेश करते हुए कहाँ पे? अरब सागर में गिर जाती है, पाकिस्तान में होते हुए। अब इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो देखो, इसका उद्गम स्थल कहीं पे मानसरोवर लिखा आता है, तो कहीं पे क्या लिखा आता है? चेमा युंगडुंग। तो ये ध्यान रखना, चू हमनद या सना ख्वाब हिमनद से निकलती है। तो मोस्टली चेमा युंगडुंग और मानसरोवर ही लिखा आता है, ये ध्यान रखना। सिंधु नदी जब चेमा युंडुंग से निकलती है तो कैसी होती है? ये जैसे इसका जन्म हुआ हो, लेकिन अरब सागर में जाती जाती क्या हो जाती है? बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि इसका पानी चारों दिशाओं में बट जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब ये सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, जन्म होता है, और जन्म जब होता है तो पावर होती है उसमें। तो कहते हैं जैसे शेर के मुख से निकल के आई हो, मतलब शेर जैसी हो। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना, जब भारत में प्रवेश करने के लिए इसको क्या लगाना पड़ता है? दम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जब दम लगाना पड़ता है भारत में लगाने के लिए, और जब भी भारत से बाहर जाती है तो क्या चिल्लाती है ये भी ध्यान रखना। चिल्लाती क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में जा रही है। पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है, बेकार देश है, तो चाहती है कि मैं भारत में ही रहूं, तो इसलिए वो चिल्लाती है। ठीक है, तो लेह लद्दाख से बहती हुई कारगिल से होते बलूचिस्तान में जाएगी। जब ये बलूचिस्तान में जाती है तो क्या? बुंजी गार, ये जो बुंजी गार है ये भारत का सबसे बड़ा गार्ज है। गार्ज क्या होता है? गहरे गड्ढे होते हैं जो इस टाइप के होते हैं, वी शेप में होते हैं, ये बनाती है। ठीक है, तो ये वहां पर जब बलूचिस्तान में जाती है तो ये वाला गड्ढा बनाते हुए यानी बुंजी गार गड्ढा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो वो किस स्थान से निकलती हो? तो चिल्लास नामक स्थान से, नहीं चिल्लाती हुई निकलती है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना। अब देखो यहाँ पे मिठनकोट, मिठनकोट में पांचों नदियां आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। मिठनकोट से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो बस सिंधु नदी में आप लोग को ये याद रखना है। तो चेमा युंगडुंग ये स्थान से निकलती है, जिसको मानसरोवर भी मोस्टली बोला जाता है झील। तो चेमा याद रखना है आप लोग, कैसे? चमचम डुम डुम करके वो चलती है। बहुत पावरफुल नदी है, दम लगाती है भारत में प्रवेश करने के लिए, चिल्लाती है पाकिस्तान जाने के लिए, मतलब पाकिस्तान ना जाने के लिए चिल्लाती है। तो आगे चलते हैं। जब इसका जन्म होता है यानी चेमा डुम से जब निकलती है तो शेरमुख बोलते हैं इसको, क्योंकि तिब्बत में से शेरमुख कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यदि हम इसके सहायक इसकी नदियों की बात करें, सिंधु नदी की जो भी सहायक नदी है, टोटल 5 नदी हैं। 1, 2, 3, 4 और ये होगी 5। ये 5 नदी हैं। इन पांचों नदियों को मिलकर क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। तो अब इन पांचों नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी की। अब देखो, ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी यहाँ से निकलती है, शेषनाग झील। यहाँ पे क्या है? एक शेषनाग झील है, ये ध्यान रखना। शेषनाग झील, शेषनाग झील से आगे वन पे लिखा हुआ ये है वुलर झील। तो ये शेषनाग झील से निकलती है, वुलर झील से प्रवेश करते हुए आगे की तरफ चलती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद ये भी अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान रखना, सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां सब अरब सागर में ही गिरती हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उद्गम स्थान शेषनाग झील से, यह नदी शेषनाग झील के बाद कहाँ पे? वुलर नदी, ये ना वुलर नदी, तो यहाँ पर प्रवेश करके आगे की तरफ बहती है। पाकिस्तान में झेलम नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो किशन गंगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में इसको लेकर विवाद भी है, किशन गंगा, जिसको नीलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान से बहती हुई झेलम नदी की में झुंग झुंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो चिनाब नदी में कहाँ पे मिलती है? झेलम नदी है, तो यहाँ पर कौन से स्थान पर? झुंग नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी लंबाई 725 मीटर है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, चिनाब नदी की हम बात करें, ये जो चिनाब नदी है ये कहाँ पर है? ये भी चिनाब नदी, ठीक है, यहाँ पर है चिनाब नदी। अब ये भी
सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब यदि इसकी बात करें तो बारालाचा ये दर्रे से निकलती है। तो यहाँ पे कौन सा है, बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो आगे चलते हैं, चिनाब नदी भारत के हिमाचल के लोह और स्पीति जिले, ये दोनों जिले हैं, याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको चंद्रभागा के नाम से, क्योंकि चंद्र भी एक नदी है और भागा भी एक नदी है। इन दोनों के मिलन से ही कौन सी नदी बनती है, चिनाब नदी बनती है, जो कि यहाँ पे लिखा होगा चंद्र और भागा नदियों के संगम से निकलती है, इसलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई 1800 मीटर है, बस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। अब यदि बात करें रावी नदी की, रावी नदी कहाँ पर है, ये रही रावी नदी। ठीक है, यहाँ पे रावी नदी दिया गया है। ठीक है, चिनाब से जस्ट नीचे आती है। अब यदि इसकी बात करें तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से ही माना जाता है कि रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, लेकिन कभी कभी मनाली के समीप भी निकलती है, ऐसा पेपर में लिखा हुआ आता है। तो मोस्टली क्या माना जाता है कि रोहतांग से ही निकलती है ये। ठीक है, आगे चले, यह नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर किस में निकलते हैं, चिनाब में मिलती है। सारी की सारी नदी मोस्टली सिंधु में मिलती है, लेकिन ये किस में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से होते हुए। इसकी लंबाई 720 मीटर है, याद रखने की जरूरत नहीं है लंबाई को। ठीक है, यदि आगे बात करें तो व्यास नदी। अब ये जो व्यास नदी है यहाँ पर है, ये व्यास नदी। अब व्यास नदी ये भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, और ये सतलज में जाके मिल जाती है। तो रोहतांग दर्रे के जो पास पड़ता है व्यास कुंड, क्योंकि व्यास नदी है तो व्यास कुंड से निकलती है ये। रोहतांग दर्रे के पास जो पड़ता है, ये पंजाब के ही हरिके नामक जो स्थान है, कपूरथला के पास पड़ता है हरिके नामक स्थान, वहां पर ये किसमें मिल जाती है, सतलज में। यानी यहाँ पे कहाँ पे, ये हरिके नामक स्थान है, यहाँ पर किसमें मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। यह नदी एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र की जो भारत में शुरू हुई होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यदि बात करें सतलज नदी की, अब सतलज नदी है, ये यहाँ पर सतलज है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से ही निकलती है सतलज भी। अब यदि बात करें सतलज कहाँ से निकल, राक्षस ताल से, तिब्बत से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास है। पीछे बताया मानसरोवर से कौन से, सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, चाम युंगडुंग से। तो राक्षस ताल से कौन से निकलती है, सतलज नदी निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये भारत में जब प्रवेश करती है तो सिप की दर्रे से प्रवेश करती है। हिमाचल में पड़ता है सिप की दर्रा, हिमाचल से होते हुए, सिप की दर्रे से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है, और कहाँ पे मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे सतलज नदी है, तो चिनाब नदी में यहाँ पर ये मिल रही है, चिनाब नदी। तो सतलज, ये ध्यान रखना, ये भारत में नहीं मिल रही है, पाकिस्तान में मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, इतनी है, याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग 1000 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचनद को कौन कौन सी नदियां, ये पंचनद में पीछे बता चुका हूँ। ये सारी की सारी नदियां पंचनद है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन पांचों नदियों को मिलाकर ही पंचनद कहते हैं। सतलज नदी में व्यास नदी मिल जाती है। ठीक है, तो इनको पंचनद कहा जाता है। और ये पंच नदियां मिठन कोस के कोट के पास जाकर किस में मिल जाती है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है, और ये मिठन कोट है। ये सारी की सारी नदियां मिठन कोट में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली केवल 3 नदियां सिंधु से दाईं ओर से मिलती हैं। इसको याद कैसे रखना है, काकू, काकू से याद है, काकू गो, काकू भाग, यानी काकू जा। इससे ध्यान रखना, काकू तो पाकिस्तान चला जा, यानी काकू को हमने पाकिस्तान भेज दिया। तो ये सारी नदी हो जाए, का से क्या हो जाए, काबुल, कू से क्या होगा, कुर्रम, और गो से क्या होगा, गोमल। ये ठीक है, ये याद रखना। तो काकू को हमने पाकिस्तान भेज दिया, जो कि सिंधु नदी में नहा रहा था। तो ये सिंधु की सहायक नदियां थी ये। अब यदि बात करें तिब्बत से निकलने वाली 2 नदियां जो सिंधु की सहायक है, एक तो खुद सिंधु ही है। ठीक है ना, सिंधु भी एक नदी है, छोटी सी नदी जो सिंधु में मिल जाती है, तब इसका नाम सिंधु पड़ जाता है। सिंधु है, और दूसरी कौन सी है, सतलज। तो 2 नदियां सिंधु और सतलज, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यदि संस्कृत में नाम की बात करें, इन नदियों के संस्कृत में क्या नाम है, तो देखो ये आपके सामने, झेलम नदी का नाम है बिस्तता। आप देखो यहाँ पे झेलने की बात आ रही है, तो आप लोगों ने एक ऐसा बिस्तर लिया जो आप उस पर कूद लो, उछल लो, कुछ भी कर लो, वो आपको झेल लेगा, टूटेगा नहीं। तो बिस्तर से याद रखना, यानी बिस्तता, यानी बिस्तर। बिस्तर कब लिया था, ताकि वो टूटे ना, वो हमारे वजन को झेल जाए। तो झेल से क्या हो गया, बिस्तता हो गया। अब यदि हम चिनाव की बात करें, अब चिनाव है, ये चंद्रभागा, मैं पीछे बता चुका हूँ, चंद्रभागा चिनाव नदी को का ही नाम माना जाता है। ठीक है, तो चिनाव नदी है। अब चिनाव नदी में को कैसे याद रखेगा, आज के नहीं, तो बस इतना ध्यान रखना, आपने अपने आशिक का अच्छा चुनाव किया था। इसे याद रखना कि आशिकी नहीं लिखा हो, तो आशिक का अच्छा चुनाव किया था। अब यदि बात करें रावी, इसका पुरुषैनी और इरावती दोनों के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे याद करोगे, तो इसको ये पुरुष है। ठीक है, अब रावी जो नाम है, रावी क्या है, स्त्री है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ये जो पुरुष और इरावती है, इरावती ये दोनों पति पत्नी, इनकी लड़की कौन हुई थी, रावी लड़की हुई थी। ठीक है, व्यास नदी, विपाशा।
अब विपाशा को व्यास के नाम से कैसे याद रखोगे? अब ये आता है विपाशा जो एक्ट्रेस भी है, तो इसने किसकी पूजा की थी? व्यास की पूजा की थी, ठीक है। अब आज आता है सतलज। सतलज देखो यहाँ पे भी से आ रहा है, यहाँ पे भी से आ रहा है, और ये तैयार आ रहा है, पीछे भी तैयार, तो सत सत से याद रखना, सत सत, और यहाँ भी सत सत दिया हुआ है, तो सतलज सतुर या चतुद्री कहा जाता है, तो सत सत से याद रखना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने ये आप लोगों के लिए रख दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखो सतलज पीछे बता चुका हूँ, ये मानसरोवर झील के पास जो रकास ताल है वहां से निकलती है, ठीक है। तो सतलज रकास ताल से निकलती है, ठीक है। और जिसका मुहाना कहाँ पर? चिनाब नदी पर है, ठीक है। अब यदि रावी नदी की बात करें, रावी कहाँ से? रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। व्यास कहाँ से निकलते हैं? ये भी रोहतांग है, पीछे बता चुका हूँ। झेलम बैरीनाग, देखो झेलम का पीछे नाम मैंने क्या बताया था? बिस्तर का बताया था। तो कोई नाग आ गया था, आपका दुश्मन आ गया, तो भाग के बिस्तर पे चढ़ गए थे, ठीक है। और उसने बिस्तर ने आपको झेल लिया था। अब चिनाव यानी बारह बार, आप ऐसे ना बारह बार आपको लालचाया था, तब जाके आपने अपने आशिक का चुनाव किया था। तो आस्किनी इसका क्या था? संस्कृत का नाम था। तो बारह बार याद रखना कि बारह बार आस्किनी यानी आशिक का चुनाव किया था आपने, और बारह लालचा क्या होगा? जहां से ये निकलती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।